नमस्कार, मैं रविश कुमार। आप देख रहे हैं देश की बात 6 से 7। सबसे पहले एक लाइन की खबर जो बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में अशोक गहलोत की सरकार ने विश्वास मत प्राप्त कर लिया। समाचार समाप्त हुए। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने महाराष्ट्र सरकार से मांग की है कि प्राइवेट अस्पतालों में कोविड के इलाज के खर्चे की सीमा में छूट दी जाए और चार्ज बढ़ा दिया जाए। देश भर के विश्वविद्यालयों में अंतिम वर्ष की परीक्षा रद्द करने की मांग पर अब 18 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। यूजीसी ने 30 सितंबर तक फाइनल ईयर की परीक्षा करा लेने के आदेश दिए हैं। इस बीच नीट, बीएचयू, जेईई, क्लैट की परीक्षा के अभ्यर्थी भी चाहते हैं कि कोविड के दौर में परीक्षा ना हो। वो चाहते हैं, मगर सरकार अभी उनके चाहने के अनुसार नहीं चाह रही है। अब चलते हैं बेंगलुरु। पूरे शहर में 15 अगस्त तक के लिए धारा 144 लगा दी गई है। शहर के एक हिस्से में हुए दंगे में 200 से अधिक लोग गिरफ्तार हुए हैं। गृहमंत्री बसवराज बोम्मई ने सीधे तौर पर इन दंगों के लिए एसडीपीआई को जिम्मेदार ठहराया है। हालांकि एसडीपीआई का कहना है कि उसके लोग दंगा रोकने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। निहाल किदवई इस पूरे मामले को लगातार रिपोर्ट कर रहे हैं। उनकी ये विस्तृत रिपोर्ट देखिए। एक जमहूरी मुल्क का जो निजाम है वो निजाम को भी फॉलो करना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बता करें। जो मुल्क में हमें रहते वो मुल्क का कानून भी फॉलो करना वो भी एक जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ही डायरेक्शन है। तो आप लोगों से गुजारिश करता हूँ, बराए मेहरबानी खामोशी के साथ एक पीसफुली आप इत्मीनान से खड़े रहे। जो भी लीगल एक्शन है हायर अथॉरिटीज तक जाकर है लीगल एक्शन इंशाल्लाह इसके खिलाफ सख्त से सख्त लीगल एक्शन लेंगे करके बोलकर एक एश्योरेंस भी है। आप लोगों से बस इल्तिजा ये है खामोशी का ख्याल रखें और कोई भी दंगा फसादात का एक दंगे से ठीक पहले की तस्वीर। एसडीपीआई नेता मुजम्मिल पाशा हिंसक भीड़ से शांति की अपील करते हुए। तो आप लोगों से गुजारिश है सोशल डिस्टेंस का ख्याल रखो। क्या सोशल डिस्टेंस के साथ साथ खामोशी के साथ आप खड़े रहो। इंशाल्लाह लीगल एक्शन इसके खिलाफ सख्त से सख्त लेंगे। लेकिन पुलिस ने मुजम्मिल पाशा को आरोपी बनाया। दंगे भड़काने और दंगे के लिए भीड़ जमा करने का आरोप लगाकर उनके कई दोस्तों को भी गिरफ्तार किया। 200 से ऊपर हुई गिरफ्तारियों में कहते हैं कि एसडीपीआई के काफी कार्यकर्ता हैं। आइए सुनते हैं कि एसडीपीआई का इस मामले में क्या कहना है। सारे फेल्यूर को छुपाने के लिए और लोगों का माइंड को डाइवर्ट करने के लिए एसडीपी का नाम लाते हैं। और मुजम्मिल एक्चुअली वो पैसे भी कर रहे थे, बहुत कोशिश किए और पुलिस का पब्लिक एड्रेस सिस्टम को यूज़ करके विद द प्रेजेंस ऑफ पुलिस लोगों को पैसे भी कर रहा था और कंटिन्यूसली पुलिस के साथ था। ऐसे आदमी को इन लोग पर्पसफुली कॉन्स्पिरेसी करके उनको फंसाया। हमारे को लगता है क्लियर कट बीजेपी है, क्योंकि मुसलमान और दलितों का जो वोट बैंक है उधर उसको तोड़ने के लिए दलितों को सामने रखकर मुसलमानों का हमला दलितों के ऊपर होना है बोलकर दलित लड़का को इस्तेमाल करके, नवीन दलित है, इस्तेमाल करके इस तरह का पैगाम्बर के ऊपर इस तरह का कमेंट डालने का वजह ही दिस इज नथिंग बट बीजेपी कॉन्स्पिरेसी। दंगे के सिलसिले में जिन 200 से ऊपर लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें से तकरीबन आधे को बेंगलुरु से बाहर बेल्लारी जेल भेज दिया गया है। कांग्रेस दंगाइयों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रही है। These organizations have been, their party workers have been involved in many incidents. There is no doubt about it. एसडीपीआई के लोगों का नाम पहले भी कई मामलों में आया है, लेकिन संघ परिवार का नाम भी सामने आता रहा है। कार्रवाई एक तरफा नहीं होनी चाहिए, बेगुनाहों को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। In this state, in this country, we have seen that. So law should be equal for all, and it should be, and if there's any, whatever the state government is there, central government is there, they have all the intelligence inputs. Let them look at all those things and take a decision. We are not coming in the way. आरोप प्रत्यारोप के बीच आइए देखते हैं कि दंगे की शुरुआत कैसे हुई, पुलिस कहां चूकी और इतने सारे लोग अचानक कैसे इकट्ठा हो गए। यह है नवीन, जिसने आपत्तिजनक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की मंगलवार शाम को। इसका स्क्रीनशॉट फॉरवर्ड होने लगा और 7 बजते बजते केजी हल्ली और डीजे हल्ली पुलिस स्टेशन पर भीड़ जमा होने लगी, क्योंकि खबर मिली थी कि पी नवीन को आपत्तिजनक पोस्ट की वजह से पुलिस ने गिरफ्तार कर केजी हल्ली थाने में रखा। अचानक बहुत सारे कुछ लोग वहाँ पर इकट्ठे हो गए
और उसमें कुछ लोगों ने ये इस तरह की डिमांड करनी शुरू करी कि उस आदमी को अभी अरेस्ट किया जाए और अभी हमारे सामने हाजिर किया जाए। जब उनको पता है कि इस तरह का संभावना नहीं है, इस तरह के करने का वो स्कोप नहीं है, तो वो उसमें पुलिस के खिलाफ हो गए। एक तरफ थाने के बाहर भीड़ नवीन को उन्हें सौंपने की मांग कर रही थी, तो नवीन के नजदीकी रिश्तेदार और स्थानीय कांग्रेस विधायक अखंड श्रीनिवास मूर्ति के घर के बाहर डीजे हल्ली पुलिस स्टेशन लिमिट्स में काफी भीड़ इकट्ठा हो गई। इस भीड़ ने विधायक के घर में आग लगा दी, उनकी गाड़ियां जला दी, साथ साथ आसपास खड़ी हुई दूसरी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। समय रहते मोहल्ले के मुस्लिम लड़कों ने एक चैन बनाई और विधायक के घर के सामने वाली हनुमान जी के मंदिर को बचाया। इनमें से कुछ लड़के नवीन के घर गए और नवीन के माता पिता को सुरक्षित दूसरे घर पहुंचा दिया। यह है आरोपी नवीन का घर। देखिए यहाँ किस तरह से तोड़फोड़ हुई है। जिस वक्त दंगाई विधायक अखंड श्रीनिवास मूर्ति का घर जला रहे थे, उसी वक्त कई सारे मुस्लिम युवक उनके घर के सामने बने मंदिर पर के बाहर जमा हुए। उन्होंने वहाँ पर एक ह्यूमन चेन बनाई, जैसा कि आपने पहले भी देखा, और उसके बाद उस मंदिर को बचाया। हनुमान जी के मंदिर को बचाने की जिस वक्त कवायद चल रही थी, ठीक उसी वक्त इस घर में उन्हीं में से कुछ लड़के मौजूद थे जो मंदिर से पहले यहाँ आए थे, क्योंकि उन्हें इस बात का अंदाज़ा हो गया था कि भीड़ बहुत गुस्से में है और ऐसे में नवीन के घर पर भी तोड़फोड़ हो सकती है, उसके माता पिता को भी नुकसान पहुँच सकता है। तो नवीन के घर पे वो सभी लड़के आए, मुस्लिम लड़के आए। उन्होंने नवीन की माँ उस वक्त घर में थी, जैसा कि हमें बताया गया है, और उसकी माँ को लेकर के और दूसरे जो परिवार के लोग यहाँ पर थे उन सब को लेकर के यहाँ से फ़ौरन दूसरी जगह चले गए। उसके कुछ देर बाद भीड़ यहाँ पर आई और उन्होंने ये हाल इस घर का किया। देखिए हर तरफ अफरा तफरी का माहौल आपको दिखेगा। शीशे टूटे हुए हैं, जो भी सामान घर में था सबको पलट दिया गया है। इतना ज़्यादा गुस्सा था, पड़ोसियों के घरों को भी नहीं बख्शा गया। और ऐसे में अगर नवीन के माता पिता और उनके घर वाले इस भीड़ के हाथ लग जाते तो आप सोचिए उनका क्या हाल होता। इस बात को लेकर भी काफ़ी यहाँ इन लड़कों की तारीफ हो रही है। शाम 6:30 बजे से 10 बजे के बीच दोनों ही थाने के बाहर भीड़ जमा होती रही। पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को खबर दी जाती रही, लेकिन पुलिस बल 2.5 से 3 घंटे बाद पहुंची। पुलिस की वायरलेस पर हुई इस बातचीत को सुने। ಸರ್ ಮಾಡಿ ಸರ್, ಅವ್ರು ಯಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಪಾಡಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮಷ್ಟು ನೀವು ಕಾಪಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ದಯವಿಟ್ಟು ಕಾಂಬೋ ಸರ್, ಸರ್ ಸರ್, ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಇನ್ನು ಆತ್ಮರಕ್ಷಣೆಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯಪ್ಪ, ಮಾಡೋ ಡಿಸಿಷನ್ ತಗೋ, ಫೈರ್ ಮಾಡಪ್ಪ. और इस तरह फायरिंग शुरू हुई, जिसमें 3 लोगों की जानें गई। सवाल का अब भी जवाब नहीं मिल रहा कि शहर के बीचों बीच पुलिस बल को पहुंचने में इतना वक्त क्यों लगा। अगर वक्त पर पुलिस पहुंच जाती तो ना तो इतनी गाड़ियां जलती, न पुलिस स्टेशन के अंदर आगजनी होती और न ही इतने बड़े पैमाने पर हिंसा। सवाल यह भी है कि आरोपी नवीन ने किसके इशारे पर इस पोस्ट को शेयर किया। क्या इस पोस्ट और हिंसा का षड्यंत्रकारी एक ही है? बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। जो दंगाई होते हैं वो दंगाई होते हैं, ना तो उन्हें हिंदू मजहब से कोई मतलब होता है, ना उन्हें मुस्लिम मजहब से कोई मतलब होता है। ये दंगाई मानसिकता हर भीड़ में मौजूद होती है, जिसे भड़कने के लिए किसी चीज़ का इंतज़ार होता है। और जो इस खेल को जानते हैं उन्हें पता है कि एक पोस्ट लिख देने से कुछ लोगों का समूह चला आएगा और इस तरह की भीड़ और हिंसा करने लगेगा। ऐसे दंगाइयों के साथ निपटने में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं की जानी चाहिए। यूपी से खबर है कि हापुड़ में 6 साल की बच्ची से बलात्कार के मामले में आरोपी दलपत गिरफ्तार हो गया है। उसने फर्जी सुसाइड नोट भेजा था कि पुलिस की गोली से नहीं मरना चाहता, इसलिए नदी में कूद रहा है।
पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पुलिस के अनुसार जब उसे घटनास्थल पर ले जाया जा रहा था तो पुलिस की पिस्टल छीनकर भागने लगा। पुलिस को गोली चलानी पड़ी, उसकी टांग में गोली लगी है। विकास दुबे भी पिस्टल छीनकर भाग रहा था। बलात्कार का आरोपी भी दलपत भी पिस्टल छीनकर भाग रहा था। आगे आप सोचते रहिए, हमारे पास और भी खबरें हैं, सारा समय इसी में चला जाएगा। छत्तीसगढ़ में एड्स पीड़ित बच्चियों के लिए संचालित घर अब बंद हो सकते हैं। सरकार ने प्रबंधकों से कहा है कि वो बच्चियों को सरकारी आवास में भेजें। बच्चियां कह रही हैं कि अपना घर छोड़कर नहीं जाना चाहती, क्योंकि बाहर उनके साथ भेदभाव हो सकता है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से सटे अमेरी में है अपना घर। यहाँ रहती हैं 14 बच्चियाँ जो एड्स से पीड़ित हैं। इन बच्चियों को अलग अलग ज़िलों से बाल संरक्षण समितियों ने भी यहाँ भेजा है। बच्चियों का कहना है कि कहीं इनकी देखभाल ठीक नहीं होती थी तो कहीं इनके साथ भेदभाव होता था। यहाँ पास मेरे को जो CWC थे ना, मेरे को चाबी बोल के पता चला है चाबी है बोल के, तो मेरे वहाँ पास मेरे को बहुत गला व्यवहार करते थे, अलग रूम पे रख देते थे, मेरे को मारते थे, पीटते थे। यहाँ पास जो रायपुर के हैं अधिकारी लोग हम लोग को लेने आ रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ से नहीं जाना चाहती। जो मेरे मौसी थी, मेरे को चाबी बोल के, मेरे छोटे भाई था उसका भी डेथ हो गया। और हम दोनों बहन ना बहुत रोते थे कि मैं नहीं जाऊँगी, घर से बाहर निकाल दिए थे। फिर हम दोनों बहन घर से भाग के आश्रम में गए। आश्रम के बाद हम लोग को वहाँ 3 साल थी मैं, तो पता चला चाबी बोल के, तो मुझसे बहुत गंदा व्यवहार करते थे, मारते थे, पीटते थे और प्यार नहीं करते थे। सालों से इन बच्चियों के लिए यही घर अब अपना है। खाना पीना, रहना, खेलना, पढ़ना सब यहीं होता है। लेकिन अब इन्हें दिक्कत होने लगी है। संस्था के संचालकों का कहना है कि ये दिक्कत तब से शुरू हुई जब अनुदान के लिए महिला बाल विकास विभाग में उन्होंने आवेदन लगाया, जहां उनसे अनुदान के एवज में 30% रिश्वत मांगी गई। जब से हमने मांग की तब से लेके हमको प्रताड़ित करना शुरू किया। उसके एवज में हमसे रिश्वत मांगी गई। हमसे कहा गया कि यदि ये अनुदान आपको चाहिए तो इसके बदले में आपको 30% अनुदान रिश्वत देनी होगी। तो जिसकी शिकायत हमने माननीय बड़े बड़े अधिकारियों से हमने की, नेताओं से की, जहां हमने उनसे गुहार की कि एक राज्य का एकमात्र ऐसी संस्था है जो HIV संक्रमित लोगों के लिए काम कर रही है, जिन्हें आप मदद करने की बजाय आप बंद कर देना चाहते हैं। अभी वर्तमान स्थिति है कि हमारे यहाँ के अधिकारी लोग इस तरह से षड्यंत्र रच रहे हैं, इस तरह से बातें कर रहे हैं कि इस घर को बंद कर दिया जाए। अभी हाल ही में हमें नोटिस आया कि 17 अगस्त को हमारे पास कुछ अधिकारी आएंगे, हमारी कुछ बच्चियों को हमारे पास से ले जाएंगे फोर्सफुली। मामला हाईकोर्ट तक गया, जहां कोर्ट ने कलेक्टर को मामला सुलझाने के लिए कहा। अचानक से जुलाई में एक नोटिस जगह जगह से आने शुरू होते हैं कि वो आपकी संस्था बंद हो चुकी है और हम बच्चों को ले जाने आ रहे हैं। तो हमने वो आए अधिकारी, क्योंकि पूरे राज्य का एक मात्र संस्था है तो हर जिले से अधिकारियों का आना जाना शुरू हुआ। कोविड के टाइम में एक तो बाहर के लोगों का आना इन बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। दूसरी बात, बच्चों से इन्होंने संपर्क किया, बातचीत किया, घंटों काउंसलिंग की। बच्चों ने सीधा बोला कि हम नहीं जाना चाहते, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों के पेरेंट्स नहीं हैं और उनके पुराने अनुभव बहुत बुरे हैं। उस कंडीशन में हमने फिर से कलेक्टर महोदय को कांटेक्ट करने का कोशिश किया, उनसे संपर्क करके मैसेज भी मैंने 2 बार किया, पर उनका जवाब अभी तक नहीं आया। सरकारी अधिकारियों से हमने भी जवाब मांगने की कोशिश की, लेकिन कैमरे पर जवाब नहीं मिला। कहा गया कि संस्था में किसी नियम का पालन नहीं हो रहा है। अगर बच्चियों को कुछ हुआ तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, इस पर भी संस्था के अपने सवाल हैं। कहते हैं ओवन नहीं है, कहते हैं फ्रिज नहीं है, 2-2 फ्रिज है, 2-2 रेफ्रिजरेटर है, वाटर कूलर है, बच्चों की लाइब्रेरी है, 14 शौचालय हैं यहाँ पर। तो बोला जाता है कागजों में कि व्यक्तिगत शौचालय नहीं है। भाई अपने घरों में व्यक्तिगत शौचालय कौन इस्तेमाल करता है? कहते हैं कि क्षमता 25 बच्चियों की है, लेकिन 9 बच्चियाँ रह रही हैं। भाई क्षमता से अधिक अगर हम बच्ची रखें तब तो मानिए हम उल्लंघन कर रहे हैं, कम बच्चियाँ हैं तो कैसे उल्लंघन हो गया? और ये बच्चियां, मज़े की बात ये है कि इसमें हमको अधिकार नहीं है सीधा बच्चा लेने का, ये सीधा सरकार के द्वारा ही भेजे गए बच्चे यहाँ पर रह रहे हैं। इस संस्था का दावा है कि फिलहाल 14 बच्चों को रखने में करीब 75,000 रुपये महीने का खर्च आता है, जिसे कुछ समाजसेवी मिलकर उठाते हैं। संस्था के लोगों ने हमें बताया कि महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया से उनकी लंबी मुलाकात हुई। उन्होंने उनकी बातें सुनी भी, लेकिन कार्रवाई नहीं की। मंत्री जी की दिलचस्पी ये जानने में थी कि बच्चों को एड्स कैसे हो जाता है। हो सकता है कि संस्था में सारी सुविधाएं नहीं हों, तो क्या उन्हें वो सुविधाएं वहीं मुहैया नहीं कराई जा सकती? क्या प्रशासन इस बात को सुनिश्चित करेगा कि इन बच्चों को जहां भेजा जा रहा है उन्हें वो सारी सुविधाएं मिले जिससे जुड़े सवाल वो पूछ रहा है?
बिलासपुर से पंकज गुप्ते और भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। तो ये एक स्टोरी है जिस पर सरकार को संवेदनशीलता से सोचना चाहिए। इतना भी बड़ा खर्च नहीं है कि आप इसका सामना ना कर सकें, और लोगों के दिमाग से इस बीमारी को लेकर जो तरह तरह की बातें फैली हुई हैं, बैठी हुई हैं, वो भी निकालने की ज़रूरत है। तो हम एक बार फिर से बता दें कि UGC की जो परीक्षा है, उस UGC ने जो कहा है कि 30 सितंबर तक परीक्षाएं हो जानी चाहिए फाइनल ईयर की यूनिवर्सिटी की, वो अब सुनवाई आज भी अंतिम उसका फैसला नहीं आ सका है। पटना एम्स में इंटर्न डॉक्टर 2 दिनों से हड़ताल पर हैं। उनकी मांग है कि कोविड में लगे अन्य डॉक्टरों की तरह उन्हें भी सुविधाएं मिले। पटना एम्स में 95 इंटर्न हैं जो MBBS पास करने के बाद कोविड ड्यूटी में लगाए गए हैं। अप्रैल से यहाँ ड्यूटी कर रहे थे, लेकिन अभी क्या हुआ है, अगस्त से जो हमको बहुत ही एक्सटेंसिव ड्यूटी पे यहाँ लगा दिया गया है, जिसमें हमको डेली 10-10, 12-12 घंटे ड्यूटी करने के लिए बोला जा रहा है और कोई क्वारंटाइन पीरियड नहीं दिया जा रहा है। हमारे सीनियर्स जबकि वही सेम ड्यूटी करते हैं और उनको 7 दिन का क्वारंटाइन मिलता है। हमारे सीनियर्स के बराबर ही हम लोग जोखिम उठा रहे हैं, लेकिन हमको उसके एवज में कोई भी प्रोत्साहन राशि या कोई चीज़ जो हमारे मोरल को बूस्ट करे, ऐसा कोई प्रोत्साहन राशि जैसा जो हमारी छोटी सी मांग है वो पूरी नहीं की जा रही है। हमारे बहुत से दोस्त पॉजिटिव आए हैं कि उनको हमारे साथ हॉस्टल में ही रख दिया है। वो व्यक्ति 14 दिन के लिए हॉस्टल में एकदम से कमरे में बंद हो जाता है, वो उसको टंकी का पानी उबाल के पीना पड़ता है। ये सब हो रहा है, लेकिन जो हमारे डीन डायरेक्टर वो लोग इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं कि जो व्यक्ति कोविड इन्फेक्शन से इन्फेक्ट हो जाता है उसके लिए इंश्योरेंस की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, इलाज के लिए कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है, मतलब इंश्योरेंस वाइज कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। इंटर्न्स के लिए भी नहीं है, इवन किसी भी कार्यरत डॉक्टर के लिए एम्स में उपलब्ध नहीं है। प्रधानमंत्री फसल बीमा क्या अब किसानों को सताने लगी है? बुंदेलखंड में हजारों किसानों को इस बीमा का लाभ नहीं मिल रहा है। खुद बीजेपी के विधायक जवाहर सिंह राजपूत मुख्यमंत्री को पत्र लिख चुके हैं, कृषि मंत्रालय को लिख चुके हैं। इसके बाद भी किसानों को मुआवजा नहीं मिल रहा है। प्रीमियम देने के बाद भी 1 साल से किसान चक्कर लगा रहे हैं। रवीश रंजन की ये रिपोर्ट। मैंने झांसी में जो है बीमा के फॉर्म सब जमा किए थे, लेकिन बीमा अभी तक ना आया है। लॉकडाउन के चलते हम सब लोग परेशान हैं, लिहाजा सरकार से निवेदन है कि हमें जो है बीमा का पैसा दिलाया जाए। कितने महीने हो गए बीमा प्रीमियम कटे हुए? प्रीमियम महीने हो गए, कम से कम 1 साल तक हो गया। आज तक बीमा नहीं मिला? आज तक बीमा नहीं मिला। आपने किसी से कहा है? कहा है कि अधिकारियों से, कहते आ जाएगा। किसी अधिकारियों से कहा तो बोले आ जाए। ये कहानी हर दूसरे किसान की है। बुंदेलखंड में पिछले साल इस तरह ओला पड़ने से हजारों हेक्टेयर में खरीफ की फसल बर्बाद हो गई और किसान दाने दाने को मोहताज। कुदरत की इसी मार से बचाने के लिए प्रधानमंत्री ने 4 साल पहले प्रधानमंत्री किसान फसल बीमा योजना की धूम धड़ाके के साथ शुरुआत की थी। लेकिन सूखा पीड़ित बुंदेलखंड में 68,000 किसानों का लाखों रुपए प्रीमियम काटने के बावजूद बीमा कंपनी मुआवजे की रकम नहीं दे रही हैं। अभी तक बीमा नहीं मिला है हमको, 1 साल से ज्यादा हो गई। बीमा प्रीमियम काटा गया था? हाँ। आपने इस संबंध में किसी से कहा है? अब अधिकारियों से कल बताओ, सुबह कल आ जाएगा, अभी तक नहीं आओ। जिन किसानों का बीमा प्रीमियम काटा गया था प्रधानमंत्री फसल योजना के अंतर्गत, आज झांसी जिले का 8,000 किसान दर दर की ठोकर खाने को मजबूर है। उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। कोरोना महामारी लॉकडाउन के चलते किसान पूरी तरह से पस्त पड़ा है। सरकार के, बीमा कंपनी के और अधिकारियों के, बैंकों के कानों में जूं तक नहीं रेंग रहा है। दरअसल किसानों के नाम और आधार कार्ड नंबर बैंकों में गलत अपलोड होने की वजह से बीमा कंपनी इन गरीब किसानों को मुआवजा नहीं दे रही हैं। झांसी से बीजेपी के विधायक जवाहर राजपूत इस सिलसिले में इस तरह के दर्जनों पत्र मुख्यमंत्री से लेकर कृषि मंत्री को लिख चुके हैं। पर लगातार माननीय मुख्यमंत्री जी से
मुख्य सचिव से, प्रमुख सचिव कृषि से लगातार प्रयास कर रहे और केंद्र सरकार में लगातार प्रयास कर रहे कि भाई बीमा का पोर्टल खोल दो, तो जो कम से कम बैंक में किसानों के जो खाते हैं और उसमें मिसमैच हुआ है तो वो किसानों के खाते सुधार लें। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में इस तरह की तमाम शिकायतों की वजह से कई राज्य या तो इस स्कीम से बाहर हो गए हैं या वो इससे निकलने की सोच रहे हैं। जानकार बताते हैं कि बीते 3 साल में फसल बीमा के नाम पर कंपनियों ने 76,000 करोड़ रुपए का प्रीमियम वसूला, जबकि मुआवजा 60,000 करोड़ रुपए ही दिया गया। बीमा की जब किस्त लेनी होती है, कंपनियों के जो सेल्समैन है वो बहुत एग्रेसिव होते हैं, लेकिन जब आप क्लेम करने के लिए कंपनियों के रिप्रेजेंटेटिव से बात करने की कोशिश करते हैं, या तो वहाँ से जवाब नहीं आता या वहाँ से किसी भी तरह का कोई एनकरेजिंग रिस्पांस नहीं आता। इसमें IRDA को सोचने की ज़रूरत है, भारत सरकार को सोचने की ज़रूरत है कि जो लोग प्रीमियम देते हैं, जब उनको सर्विस चाहिए होती है तो जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं वो आनाकानी क्यों करती हैं, चाहे वो किसान हो या आम आदमी हो। ये निश्चित रूप से एक चिंता की बात है और इसमें सुधार की ज़रूरत है। अकेला एक किसान होगा गांव में और मान लीजिए उसी की खेत में मुसीबत आ गई, ओले गिर गए, पानी का भराव हो गया, भूस्खलन हो गया, तो अगल बगल में क्या हुआ है वो नहीं देखा जाएगा। जिस किसान का नुकसान हुआ है, बीमा योजना का लाभ वो अकेला होगा तो भी उसको मिलेगा। प्रधानमंत्री गरीब किसानों की आमदनी दुगनी करना चाहते हैं, लेकिन बीमा कंपनियों का जोर अपना मुनाफा दुगना करने पर ज्यादा है। ग्लोबल वार्मिंग के चलते प्राकृतिक आपदाओं के खतरे बढ़े हैं और किसानों की फसल को इन्हीं चुनौतियों से बचाने के लिए किसान फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। लेकिन देखा यह जा रहा है कि बीमा कंपनियां कृषि के आधारभूत ढांचे को विकसित करने पर कम काम कर रही हैं। यही वजह है कि किसान को अभी भी अपने मुआवजे लेने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ रहे हैं। दिल्ली से रवि रंजन शुक्ला, NDTV इंडिया। सेंट्रल GST की इंटेलिजेंस टीम ने मध्य प्रदेश की एक प्रमुख सीमेंट निर्माता कंपनी पर कार्रवाई करते हुए करीब 17 करोड़ रुपए की GST चोरी का खुलासा किया है। छापे के दौरान कंपनी के दफ्तर से 52,39,000 रुपए की नकदी भी जब्त की गई है। बड़ी बात यह है कि जब 5 अगस्त से लेकर 11 अगस्त तक मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के कई ठिकानों पर यह कार्रवाई चल रही थी, उसी दौरान कंपनी के निदेशक ने कोरोना जांच करवाई और CMHO ने सील ठप्पा लगाकर उन्हें 14 दिन होम आइसोलेशन या सतना से बाहर जाने की भी इजाज़त दे दी, जिसके बाद निदेशक महोदय GST के हत्थे नहीं आए। इससे पहले सोम डिस्टिलरीज के मालिकों को कथित तौर पर 30 करोड़ रुपए की टैक्स चोरी के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। आरोप था कि कंपनी ने लॉकडाउन में पिछले 3 महीनों के दौरान अल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर की बिना टैक्स के आपूर्ति की। वैसे ये और बात है कि गिरफ्तारी के बाद से दोनों मालिक जेल में नहीं, सरकारी अस्पताल में ही भर्ती हैं। इससे पहले 400 करोड़ से ज्यादा की टैक्स चोरी के मामले में गुटका किंग और दबंग दुनिया अखबार के मालिक किशोर वाधवानी भी पकड़े गए थे। जेल जाने से पहले उन्होंने भी कोरोना की दलील दी, लेकिन रिपोर्ट आई नेगेटिव। आज ही उन्हें जमानत मिली है, महीनों बाद। बड़ी बात यह है कि GST वसूली से राज्य सरकार का ही खाली खजाना भरेगा, लेकिन सूत्रों के मुताबिक केंद्रीय एजेंसी की इस कार्रवाई में राज्य से उन्हें अपेक्षित सहयोग नहीं मिलता। और अब चलते हैं हरियाणा। मोहम्मद गजाली की रिपोर्ट है कि कोविड के कारण कम उम्र के बच्चों को स्कूल छोड़ना पड़ रहा है। पढ़ाई छोड़कर परिवार की मदद के लिए काम करना पड़ रहा है। हरियाणा के कैथल जिले में 13 साल का बिंटू सुबह सुबह मिट्टी के दिए बेच रहा है। वो परिवार में सबसे छोटा है और सरकारी स्कूल में 9वीं क्लास में पढ़ता है, लेकिन अभी पिता के साथ बैठकर मिट्टी के दिए बनाता है। स्मार्टफोन है नहीं कि ऑनलाइन क्लास कर सके। मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ और बच्चे के पास फ़ोन है, मेरे पास फ़ोन नहीं है। लॉकडाउन
उसके कारण मैं मेरे पापा के साथ दीवों में हाथ बटा रहा हूँ। बिंटू के पिता एक कुम्हार हैं और बताते हैं कि परिवार में पहला लड़का स्कूल जा रहा है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से बेटे की मदद लेनी पड़ी। लॉकडाउन हो गया था जी, इसलिए मजबूरी है हमारी, इसलिए काम पे लगा दिया हमने। हमारे साथ काम करता है, इसलिए पहले मैं काम करता था, अब 2 काम करते हैं। पहले मैं 500 दिए बनाता था, अब मैं 1000 दिए बना देता हूँ। हरियाणा सरकार ने अभी स्कूलों को फिर से खोलने पर कोई फैसला नहीं किया है। हरियाणा के शिक्षा विभाग ने स्कूल खोलने के सवाल पर एक सर्वे करवाया। जवाब देने वाले 30% लोग चाहते हैं कि स्कूल खुले। 22 जिलों के 1.53 लाख लोगों ने इस ऑनलाइन सर्वे में हिस्सा लिया। 57.1% ने कहा कि स्कूल बंद रहने चाहिए। बाकी 12.8% की राय थी कि स्कूल को आंशिक तौर पर खोला जाना चाहिए। हाथ में किताब कलम पकड़ने वाले हाथ अब कूड़ा बीन रहे हैं। 15 साल का अजय परिवार की रोटी कमाने वाला इकलौता शख्स है। पिता गुजर गए, अब वो कबाड़ चुनता है। उसे स्कूल की याद आती है। इसी बीमारी के बीच में पापा की मृत्यु हो गई थी। मैं 7वीं कक्षा में पढ़ता था। मेरे घर में खाने के लिए पैसे नहीं थे, इसीलिए कबाड़ी का काम मुझे करना पड़ा। मैं सड़कों से कबाड़ इकट्ठा करता हूँ, इसे बेच के 120 कमा लेता हूँ, जिससे हम सब खाना खाते हैं। मैं पढ़ना तो चाहता हूँ और पैसे तो स्कूल ही बंद और पैसे भी नहीं। वाला लॉकडाउन में ख़त्म हुआ है। मेरा बड़ा बेटा है, 100 रुपये कमा के लेता है, कबाड़ा सुनता है, उसी से घर का खर्चा चलता है। पंजाब सरकार ने हाल ही में सरकारी स्कूलों के छात्रों को मुफ्त स्मार्टफोन बांटे हैं और अब हरियाणा में उप मुख्यमंत्री भी इस पर विचार कर रहे हैं। इनसो के स्थापना दिवस पर भी ये निर्णय इनसो ने लिया था कि हम जो बच्चे समृद्ध नहीं हैं उनके लिए डोनेट स्मार्टफोन मुहिम चलाएंगे, क्योंकि आज बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास घर में एक ऐसा स्मार्टफोन खाली पड़ा है, जो अगर किसी गरीब को या ऐसे व्यक्ति को दिया जाए जिसके पास व्यवस्था नहीं है तो कहीं ना कहीं उनका भला हो सकता है। सरकार की ओर से भी डिजिटलाइजेशन की ओर कदम उठाया जा रहा है, चाहे वो नंबरदारों को स्मार्टफोन देने की बात हो, और इस पर चर्चा हुई है, इसको स्टडी करवा रहे हैं कि क्या ऐसी व्यवस्था बनाई जा सकती है। ये तो आगे आने वाला समय बताएगा कि इस लॉकडाउन का असर स्कूली शिक्षा पर कितना पड़ा है, लेकिन सरकार अगर तत्कालीन प्रभाव से कोई कदम नहीं उठाती है तो एक पूरी की पूरी पीढ़ी शिक्षा से वंचित रह जाएगी। कुरुक्षेत्र से कमल सैनी और कैथल से सुनील रवीश के साथ चंडीगढ़ से मोहम्मद गजाली, NDTV इंडिया। और हरियाणा के 5 गांवों की कहानी। ये इतने दानवीर थे कि इन्होंने 50 करोड़ रुपए कोविड की लड़ाई के लिए सरकार को दान में दे दिए, लेकिन इनके गांवों की खुद की हालत ठीक नहीं है। 10वीं से ज़्यादा की स्कूल तक नहीं है, लेकिन फिर भी 50 करोड़ की रकम छोटी तो नहीं है। मिलेनियम सिटी गुरुग्राम की इन बहुमंजिला इमारतों के पीछे एक गांव है, पालरा। 7000 लोगों के इस गांव में अब तक कोरोना का बस एक मामला आया है, लेकिन इस गांव ने राज्य सरकार के कोरोना राहत फंड में 21 करोड़ रुपए दान किए हैं। ये गांव हरियाणा के उन 5 गांवों में शामिल हैं जिन्होंने मिलकर कोरोना रिलीफ फंड में 50 करोड़ रुपए दान किए हैं, जबकि उन गांवों में कोरोना के केस बस नाम मात्र को सामने आए। ये पैसा ग्राम पंचायतों ने गांव के विकास फंड से दान किया। हरियाणा में अभी तक 42,000 कोरोना केस सामने आए, लेकिन इन 5 गांवों में अभी तक कोरोना के बस 5 ही केस सामने आए, एक पालरा में और 4 नसीबपुर में। बाकी 3 गांव में एक भी केस सामने नहीं आया। गुरुग्राम के पालरा गांव ने 21 करोड़ रुपए दान किए, सोनीपत के सिरसा गांव ने 11 करोड़ रुपए और रामपुर गांव ने 2.5 करोड़ रुपए दिए। पानीपत के बाल जट्टन गांव ने 10 करोड़ 50 लाख रुपए दिए और नारनौल के नसीबपुर गांव ने 5 करोड़ रुपए दान किए। इन इलाकों के गांव के पास करोड़ों के फंड हैं। इसकी बड़ी वजह है कि इन गांवों को जमीन अधिग्रहण में करोड़ों का मुआवजा मिलता रहा। पालरा गांव के पास अब भी 23 करोड़ रुपए बाकी हैं। लेकिन विडंबना देखिए,
इतना पैसा दान करने वाले इन गांवों में बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी है। पालरा गांव में एक स्कूल है, वो भी 10वीं तक के लिए। ज्योति जैसी कई लड़कियां जिन्होंने इस साल 10वीं पास की, उनके लिए आगे की पढ़ाई के लिए स्कूल गांव से कई किलोमीटर दूर है। मैम, अब सब पेरेंट्स ये सोचते हैं कि लड़कियों को अकेले बाहर कैसे भेजें। कन्वेंट्स की सुविधा नहीं, आने जाने में बहुत दिक्कत होती है, कभी ऑटो लेट हो जाता है, अकेले जाने में भी लड़कियों को बहुत ज़्यादा हिचकिचाहट होती है। इसलिए हमारे स्कूल 12वीं तक होना चाहिए ताकि सारी लड़कियां यहाँ पे आएँ और बिना हिचकिचाए पढ़े आराम से। हमने करा दिया। पंचायत सदस्यों का दावा है कि उन्होंने गांव के स्कूल को 12वीं तक करने का प्रस्ताव रखा है, लेकिन उस पर अभी सरकार की मंजूरी नहीं मिली। एक हमारा मैन है स्कूल के लिए, स्कूल में हमने रूम अपनी पंचायत के फंड से अभी बनवा भी रहे हैं। तो हम चाहते हैं सरकार, तो हम भी एक सरकार से विनती करना चाहते हैं कि हमारा स्कूल 12वीं तक हो। जो हमारे गांव की बेटियां है बहुत दूर तक पढ़ने जाती है, बहुत परेशान होती है। सोनीपत के सिरसा गांव ने कोरोना से लड़ने के लिए 11 करोड़ रुपए दिए, लेकिन यहाँ के निवासियों की शिकायत है कि गांव में दिन भर में सिर्फ 2 घंटे ही बिजली आती है। गांव में एक प्राथमिक चिकित्सा केंद्र तक नहीं है। बहुत ज़्यादा समस्या, दिन में 2 घंटे आती है, उसमें बीच में कट जाती है, सुबह 5 बजे चली जाती है। राजा चंद्र जाओ या कोई प्राइवेट जाओ, डिस्पेंसरी तो कोई है ही नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई रीजन भी नहीं है इसके ऊपर। सिंगू में है बस एक डिस्पेंसरी, यहाँ से काफ़ी दूर पड़ता है, 2-3 किलोमीटर पड़ता है। हमारे देश की कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है उसमें ग्रामीण भारत भी अपना योगदान दे रहा है और हमारी लड़ाई को और मजबूत बना रहा है, पर ज़रूरी ये भी है कि उनकी समस्याओं को भी सुना जाए। सिरसा हरियाणा से कैमरा पर्सन सचिन गुप्ता के साथ सुकीर्ति द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए। तो आप देख रहे थे देश की बात 6 से 7। आप सभी को 15 अगस्त की शुभकामनाएं। स्वतंत्रता दिवस आप सभी को मुबारक हो। नमस्कार।